नमस्ते भारत। आप देख रहे हैं बिंदास अपडेट और मैं हूं योगेश डोरिया। क्या आप जानते हैं पहले मतदान की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 1989 में 61वें संविधान संशोधन के बाद मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे पर जो काफी चर्चा में है। अखबार हो या टीवी समाचार या फिर चाय पर बहस, एक तरफ जहां चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के पक्ष में प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इन चर्चाओं के बीच हो सकता है आप भी इस बहस में शामिल हो या फिर होने वाले हो। आज की रिपोर्ट थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस पूरे मामले को समझने के लिए रिपोर्ट में अंत तक बने रहें। सबसे पहले जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बहस को गहराई तक लेकर जाती हैं। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, जिसका जन्म यानी स्थापना 25 जनवरी 1950 को और इसी दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चुनाव आयोग के मुख्य 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि वर्तमान में ज्ञानेश कुमार हैं। 19 फरवरी 2025 को इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। और अन्य 2 चुनाव आयुक्त, जिनमें एक डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू तथा दूसरे हैं डॉक्टर विवेक जोशी। वोट चोरी के आरोप पर कौन सही है कौन गलत, ये जानने से पहले हम जान लेते हैं कि मतदाता सूची को अंतिम रूप किस प्रकार दिया जाता है। सबसे पहले मतदाता सूची का एक ड्राफ्ट तैयार होता है। इस ड्राफ्ट में बीएलओ के पास आए हुए आवेदन नाम जोड़ने या हटाने के लिए, इसकी प्रक्रिया के बाद इस ड्राफ्ट को सभी पार्टियों के बीएलए मतलब बूथ लेवल एजेंट को दिखाया जाता है और उनके द्वारा जांचने के बाद ड्राफ्ट पर उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं। इसके बाद यह मतदाता सूची एसडीएम या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाती है। यदि इस मतदाता सूची में कोई त्रुटि है तो एसडीएम इस पर निर्णय करता है और इसके बाद इस सूची को सभी के साथ साझा किया जाता है, वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। इसके बाद भी यदि कोई त्रुटि की शिकायत होती है तो अगले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम या जिला निर्वाचन अधिकारी स्तर पर दूर की जा सकती है। इसके बाद भी किसी को शिकायत हो तो अगले स्तर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बता सकते हैं और अंत में अंतिम सूची जारी होती है, जिसके आधार पर चुनाव होते हैं। यह मतदाता सूची सभी चुनाव प्रत्याशी, बूथ लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल एजेंट व सभी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध होती है। इसके बाद मतगणना की जाती है और फिर रिटर्निंग ऑफिसर परिणाम की घोषणा करता है। उसके बाद भी किसी को कोई शिकायत हो तो 45 दिन के भीतर न्यायालय में चुनाव को चुनौती दे सकता है, लेकिन 45 दिन निकलने के बाद कोई सुनवाई नहीं होती। इस तरह से पूरी मतदाता सूची सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के साथ साझा होती है। त्रुटि दूर करने के लिए कई स्तर होते हैं। इसका मतलब पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होती है। पर साथ ही सवाल यह भी है, क्या किसी की शिकायत पर कोई कार्रवाई होती भी है या व्यक्ति अपना नाम जुड़वाने या कटवाने की प्रक्रिया में थककर बैठ जाता है। जिस ईवीएम पर हैकिंग के आरोप लगते हैं उसकी शुरुआत वर्ष 1999 में गोवा विधानसभा में हुई थी। राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उनसे कई सवाल पूछे गए। आप पूछे गए सवालों और उनके द्वारा दिए गए उत्तर को देखिए और स्वयं आकलन कीजिए, क्या वाकई में वोट चोरी जैसा मुद्दा है या यह सिर्फ राजनीति है। पहला सवाल, एक ही व्यक्ति के 2 या 2 से ज्यादा अधिक एपिक कैसे हो सकते हैं। एपिक मतलब वोटर आईडी कार्ड। एपिक की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी। कोई व्यक्ति अपनी नौकरी या व्यवसाय के कारण अलग अलग जगह पर रहता है तो वह हर जगह अपना अलग एपिक बना लेता है। 2003 से पहले पुरानी जगह से नाम हटाने के लिए पत्र लिखना पड़ता था। वह पत्र सही जगह पर भेजा गया या नहीं या किसी अन्य वजह से नाम कट नहीं पाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब नई तकनीक उपलब्ध है, लेकिन बावजूद इसके कई व्यक्ति अपना नाम अलग अलग तरीके से लिखते हैं, जैसे रमेश कुमार शर्मा, रमेश शर्मा या इसी को लिखा जा सकता है आर के शर्मा। इसलिए डुप्लीकेट नाम की पहचान मुश्किल हो जाती है। चुनाव आयोग ने इन सभी के पिता के नाम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरा सवाल, कई ऐसे वोटर आईडी हैं जिनके घर के एड्रेस 0 लिखे हुए हैं, ऐसा क्यों। इसके 2 कारण बताए गए। एक, जिनके घर तो हैं लेकिन उनका कोई मकान नंबर अलॉट नहीं हुआ है। दूसरा, ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी सड़क पर बिताते हैं जिनका कोई घर नहीं होता लेकिन वे भारतीय हैं। ऐसे लोगों को जब वोटर आईडी जारी किया जाता है तो उनके घर का एड्रेस 0 लिख दिया जाता है। तीसरा सवाल, वोट चोरी के आरोप या शिकायत पर किसी से फॉर्म संख्या 7 मांगा जा रहा है तो किसी से हलफनामा, ऐसा क्यों। यदि शिकायतकर्ता इस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है तो वह फॉर्म संख्या 7 भरकर देगा, जबकि शिकायतकर्ता उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है तो
तो नियम 20 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी के तहत गवाह के रूप में अलग नाम देकर शिकायत कर सकता है। अगला सवाल, अखिलेश यादव ने 18,000 नाम के साथ हलफनामा दिया, क्या उसकी जांच हुई? साथ ही उड़ीसा में बीजेडी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 में गड़बड़ी पर हलफनामा दिया, अब तक क्या कार्रवाई की गई? जवाब क्या मिला? अखिलेश यादव ने शिकायत की, लेकिन समय निकलने के बाद और हलफनामे की बात गलत है, कोई हलफनामा नहीं दिया गया। उड़ीसा में बीजेडी के सवाल का चुनाव आयुक्त ने कोई जवाब नहीं दिया। बिहार मतदाता सूची में SIR स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन के तहत 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए, लेकिन इस मतदाता सूची में नए नाम कितने जोड़े गए, इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। अगला सवाल, मशीन रीडेबल इलेक्टोरल रोल उपलब्ध क्यों नहीं करवाई जाती? साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही उपलब्ध क्यों करवाई जा रही है? 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मतदाताओं की निजता का उल्लंघन होने की आशंका के कारण इसे सार्वजनिक करना वर्जित है, क्योंकि इसमें हेरफेर की जा सकती है, जिसके कारण मतदाताओं की प्राइवेसी को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट की अनुपालना में जिलेवार वेबसाइट बनाई गई है, जहां BLO, पार्टी एजेंट BLA और सरपंच के हस्ताक्षर के बाद नाम को हटाकर सूची अपलोड की जाती है, जिसे एपिक नंबर से सर्च किया जा सकता है। अगला सवाल, राहुल गांधी के आरोपों से पहले वेबसाइट पर मतदाता सूची को आसानी से सर्च किया जा सकता था और सारी जानकारी स्पष्ट थी, लेकिन राहुल गांधी के आरोपों के बाद वेबसाइट पर स्कैन कॉपी को अपलोड कर दिया गया है, जिससे अब नाम एड्रेस को सर्च नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों? नई मतदाता सूची को एपिक नंबर से सर्च किया जा सकता है, लेकिन नाम एड्रेस को सर्च नहीं कर पाने के सवाल का मुख्य चुनाव आयुक्त ने कोई जवाब नहीं दिया। अगला सवाल, बारिश बाढ़ से प्रभावित बिहार में SIR इतने कम वक्त में जल्दबाजी क्यों? हर साल SSR यानी स्पेशल समरी रिवीजन जनवरी में किया जाता है। हालांकि इसके लिए 4 तारीख निश्चित है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। इन चारों तारीखों पर 18 साल की उम्र पूरी करने वाले लोगों को मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाता है। बिहार में जनवरी में समरी रिवीजन किया गया था, लेकिन यदि हम SIR 1 अप्रैल को करते तो यह कहा जाता कि अभी जनवरी में ही तो समरी रिवीजन किया गया है, तो इतनी जल्दी क्यों? और यदि 1 अक्टूबर को SIR करते तो यह कहा जाता कि नवंबर में चुनाव है, तो इतना देरी से क्यों? इसीलिए 1 जुलाई को SIR किया गया। और क्योंकि SIR चुनाव से पहले किया जाता है, तो इसमें कोई जल्दबाजी नहीं की गई है। अगला सवाल, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप के बाद भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने भी फेक वोटर के आरोप लगाए। देश की 2 बड़ी पार्टियां आरोप लगा रही हैं, क्या आप सहमत हैं और जांच करवाएंगे? किसी भी शिकायत के लिए सबूत दें, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा जांच पर कोई जवाब नहीं दिया गया। अगला सवाल, जनवरी में समरी रिवीजन किया गया और अब SIR किया गया, अब 22 लाख मतदाता मृत पाए गए, तो क्या पिछले चुनाव में इतने फेक वोटर्स थे और 6 महीने में 22 लाख मृत मतदाता कहां से आए? जवाब, 22 लाख मृत मतदाता पिछले 6 महीनों में नहीं बल्कि 20 सालों के आंकड़े हैं, जिनकी सूचना या तो उनके परिवार ने नहीं दी या BLO और पार्टी एजेंट से ड्राफ्ट लिस्ट जांचने में गलती हो सकती है। लेकिन मतदाता सूची एक अलग चीज है और मतदान करना एक अलग बात है। गलत व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता। मतदाता सूची का कानून लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 है और मतदान कानून लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 है। दोनों कानून अलग अलग है। अगला सवाल, जो लोग 2 या 2 से ज्यादा जगह पर वोट डालते हैं उनका क्या? जवाब, 1 से ज्यादा जगह वोट डालना अपराध है। अगर कोई दावा करता है कि किसी ने 2 जगह वोट डाला है तो सबूत दे, तब कार्रवाई की जाएगी। SIR पहले भी किया गया था, उसके बाद भी गड़बड़ियां रही, तो अब कैसे गड़बड़ियां खत्म होंगी? जवाब, जनवरी में समरी रिवीजन किया गया था, जो कि रैंडमली किया गया था, लेकिन अब SIR गहन पुनरीक्षण में एन्यूमरेशन फॉर्म घर घर जाकर भरवाया जा रहा है, जिससे डुप्लीकेट फॉर्म नहीं भरे जा सकते, इसलिए गड़बड़ी की संभावना बहुत कम हो जाती है। हालांकि बिहार में पुनरीक्षण का कार्य किया जा चुका है, लेकिन घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाने की बात पर बिहार के कई मतदाताओं ने इनकार किया। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 11 दस्तावेजों के अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 12वां दस्तावेज आधार कार्ड होगा, यह सही है। अगला सवाल, राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाने के कारण चुनाव आयोग की छवि धूमिल हो रही है, जबकि आपका कहना है कि आरोप बेबुनियाद है। ऐसे में आप राहुल गांधी पर लीगल एक्शन लेंगे? जवाब, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा आरोप निराधार हैं
या तो सबूत पेश करना चाहिए, हलफनामा देना चाहिए या फिर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी पर लीगल एक्शन पर कोई जवाब नहीं दिया। यह थी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी रिपोर्ट। कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल जवाब के बाद आपकी क्या राय है। बिंदास अपडेट में आज इतना ही। फिर लौटेंगे नई जानकारी लेकर। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। मैं योगेश डोरिया, नमस्ते।